तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी खत्म किए थे, है ना, और एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना सीखे थे। पता है नियम है नहीं बनाया। वो पहली बार कर देता हूँ। ओके, दो एनर्जी का ऑर्डर देखे थे ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, then sigma 2pz, pi 2px and pi 2py। इसके बाद pi स्टार 2px, pi स्टार 2py and sigma स्टार 2pz। ये फर्स्ट ऑर्डर था ना, पहला जो अपन पढ़े थे, है ना, जिसमें कि ये किसके किसके लिए एप्लीकेबल था? ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड Na2। अगर मुझे इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है तो हम ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के एनर्जी को फॉलो करेंगे, ठीक है। और उसमें क्या अंतर था? बस इन दोनों इंटरचेंज हो रहे थे, राइट। बस बाकियों के लिए ये वाला डायग्राम एप्लीकेबल, ठीक है। बाकी हमने कुछ बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कुछ स्टेबिलिटी से रिलेटेड दिखा नहीं था। मैग्नेटिक नेचर में दिखाया था, मैग्नेटिक नेचर लिख ली है ना, और बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बस लिखवाया होगा, ठीक है। एक और पॉइंट इसका लिखना स्टेबिलिटी का, नीचे लिखो। The electronic configuration of the molecule, the electronic configuration of the molecule, the electronic configuration of the molecule, the electronic configuration of the molecule helps us to predict the stability, helps us to predict the stability of the molecule, helps us to predict the stability of the molecule. Next time, if NB, if NB, NB क्या अपन ऊपर लिखे हैं ना, क्या था NB? The number of bonding electrons. If NB is greater than Na, if NB is greater than Na, then the molecule is stable. If NB is greater than Na, then the molecule is stable. And if the NB is less than Na, if NB is less than Na, the molecule is unstable. The molecule is unstable. Next time, also in terms of bond order, also in terms of bond order, we can predict the stability. Also in terms of bond order, also in terms of bond order, we can predict the stability. Greater the bond order, greater the bond order. देखो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, और स्ट्रेंथ ज्यादा है मतलब बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इसका मतलब वो मॉलिक्यूल अच्छा स्टेबल, राइट। तो ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी, ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। तो इसके बेसिस में एक क्वेश्चन करते हैं अपन, फिर अपन एक नया टॉपिक चालू करेंगे। क्वेश्चन लिखना यही बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी के लिए।
compare the compare the compare the relative stability of the following species. Compare the relative stabilities of compare the relative stability of the following species and indicate their magnetic properties. And indicate their magnetic properties. And indicate their magnetic properties. ठीक है, मॉलिक्यूल्स लिखो जिनके जिनके नाम बोल रहा हूँ. O2 इसका तो बनाया था ना लास्ट क्लास में. ये पैरामैग्नेटिक नेचर का था और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 था, राइट. ओके, कॉमा डाल के एक और लिखो. O2 O2 और ऊपर 1 प्लस, फिर प्लस लगाना, 1 नहीं लिखते अपन ना. तो O2 1 प्लस, कॉमा O2 1 माइनस, इसको सुपर ऑक्साइड आयन बोलते हैं. O2 1 माइनस इज सुपर ऑक्साइड आयन. और एक और O2 2 माइनस, इसको परऑक्साइड आयन बोलते हैं. और ऑक्साइड 3 टाइप के होते हैं. एक सिंपल ऑक्साइड जैसे H2O है, Na2O है, CO2 है, ये सब आपके सिंपल ऑक्साइड्स. एक होते हैं परऑक्साइड्स, जहां देखो सिंपल ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन इस स्टेट में रहता है, O2 नेगेटिव, ध्यान देना ये ऑक्साइड है. फिर O2 1 नेगेटिव, ये सुपर ऑक्साइड. अब आयंस के नाम होते हैं ना. और O2 2 नेगेटिव परऑक्साइड, क्लियर है. और O2 प्लस अपन सिर्फ एक सिंपल एक आयन बना रहे हैं, ठीक है. अपन सबके बॉन्ड ऑर्डर्स देखते हैं क्या क्या आ रहे हैं. बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, Nb और Na का वैल्यू. और Nb Na कहां से आएगा, जब आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे. अब इसका तो एनर्जी लेवल डायग्राम अपन ने बनाया है O2 का. O2 नेगेटिव को कैसे बनाओगे, O2 नेगेटिव का मतलब क्या है, O2 है और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. O2 है और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. और O2 में किसी एक ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना. मतलब आप जब दोनों साइड ऑक्सीजन लिखोगे ना, तो एक में ऑक्सीजन लिखना है ना, और एक में आप 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डालना, तब आप O2 2 नेगेटिव लिख पाओगे. 2 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी एक ऑक्सीजन में एक्स्ट्रा डाल देगा. समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है. ट्राई करो सबको, सबका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ, बॉन्ड ऑर्डर निकालो. उसी से आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं ये भी पता चलेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर. हाँ या ना. फिर O2 तो अपन कर चुके हैं, उसके बाद वाले ट्राई करो. उसका क्या बताया मैंने, O2 प्लस. O2 प्लस बनाओ जल्दी से. O2 प्लस O2 O2 नेगेटिव क्यों करें, क्या जीरो है, बोलो तो जीरो है. हाँ ठीक है, बस फिर से देख लो. O2 को छोड़ के पहले आगे बाकी सब बनाओ. पहले O2 प्लस बनाओ, पुराने वाले में नहीं, नया बनाना है. पेन से बना लो, बहुत टाइम लगेगा, नहीं तो ऐसे पेंसिल से स्केल से बनाओ. ये एक्सरसाइज का 36 नंबर का क्वेश्चन है ना.
नेगेटिव ओवरऑल एक नेगेटिव है ना। अच्छा दोनों में नहीं होगा। अरे आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, अपन कैसे डिवाइस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अरे O2 O2 1+ का मतलब ये नहीं ना कि आप दोनों ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन हटा दो। एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन रहने देना, दूसरे में 7 कर देना। समझ में आ रहा है। O2 1+ का मतलब क्या है, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन। O2 1- का मतलब क्या है, 17 इलेक्ट्रॉन। और O2 2- का मतलब क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन। 16 तो रहेंगी ना सब में। +1 है तो एक कम कर देंगे तो 15 हो जाएंगे। -1 करेंगे तो एक बढ़ेगा तो 17 हो जाएंगे। और -2 है तो 2 बढ़ेगा तो 18 हो जाएंगे। फॉलो कर रहे हो क्या बोल रहा हूँ। और अगर एनर्जी लेवल डायग्राम में तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के बता सकते हो ना। देखो इधर यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ मेरा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, then सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px एंड पाई 2py, फिर आपका आएगा पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py एंड लास्ट सिग्मा स्टार 2pz। ये वाला तो यूज कर रहे हैं ना। ओके। जब O2 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो 2 इधर बैठ गए, 2 इधर बैठ गए, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, फिर 2 इधर, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 14 हुए ना। और 15 16 में एक इधर एक इधर आया ना, इक्वल वाले ना वो। ऐसा भी बना सकते हैं आप चाहो तो, ठीक है। यहाँ से तो काउंटिंग समझ में आ जाएगा कितने बॉन्डिंग है कितने एंटी बॉन्डिंग है। फिर जब यही O2 1+ होगा तब 16 की जगह 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ रहे हैं। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन में यहां एक कम हो जाएगा, बाकी तो सेम रहेगा पूरा कॉन्फ़िगरेशन। 15 हो ना, पहले 16 थे तो आपने इन दोनों में एक एक डाला। अब जब 15 है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का हट जाएगा ना। तो इसको देख के अपन निकाल सकते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है O2 का, हाफ ऑफ Nb माइनस Na, यानी कि हाफ ऑफ कितना Nb, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 माइनस 6, 4/2 यानी कि 2। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2, ठीक है। अब O2+ का निकाल रहा हूं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px is equals to pi 2p by 2 and pi star 2px 1, बस, ठीक है। इसमें अनपेड थे इसलिए ये पैरामैग्नेटिक था, इसमें भी अनपेड है तो ये भी पैरामैग्नेटिक तो होगा ही। इससे कम होगा भले, स्लाइटली पैरामैग्नेटिक, ऊपर वाला ज्यादा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब एनडीए काउंट करो, देखो एनडी अभी भी उतना ही है। क्या कम हुआ है, Na एक कम हुआ है।
आप तो फॉलो कर रहे हो मुझे पक्का। तो एन भी उतना ही है, एन का एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है ना, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, हाफ 10-5, यानी कि 5/2, यानी कि 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर और पैरामैग्नेटिक नेचर का। ठीक है, क्या हुआ ये समझ में क्या बात ये। देखिए आपका टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितना ऊपर था उतना भी है। एक कम इलेक्ट्रॉन कहां से हुआ है, आपका पाई स्टार 2p वाला हटा दिया, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुआ है ना, तो 10-5। वैसे भी देखो ना, यहाँ पे 10 और 6 मिलके 16 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 10 और 5 मिलके 15 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 5/2 यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.4। हाँ पार्शियल वाला बोल सकते हो, या फिर वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स वाले। ठीक है, जब O2 1 नेगेटिव चाहिए होगा, ध्यान देना आप, सबको O2 से कंपेयर करो, क्योंकि O2 के पास 16 है। अगर 15 इलेक्ट्रॉन हुआ तो एक कम हुआ यहाँ का, अगर 16 हुआ तो एक यहाँ बढ़ेगा, इसमें मत बढ़ा देना, तो नहीं बढ़ाएंगे, पहले उसको तो फिल करो पूरा। तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो एंटी बॉन्डिंग एक बढ़ेगा। 98 में भी एंटी बॉन्डिंग एक बढ़ेगा, आया ना, जब O2 2 नेगेटिव बनाएंगे। तो O2 1 नेगेटिव बना रहे हो तो सेम रहेगा पूरा, बस यहाँ पे आपका ऑप्शन जितना पूरा सेम रहेगा, बस यहाँ पे 5 स्टार 2px में 2 आ जाएगा। अभी दोनों 1 1 है, 16 इलेक्ट्रॉन, 17 कहाँ जाएगा, यहाँ पे, 18 कहाँ जाएगा, यहाँ। क्लियर है, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 फिर पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py बराबर एनर्जी का, यहाँ 2 और यहाँ 1। ओके, देखो ऐड करके इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 17 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दोनों ऑप्शन के 8 8 16 और 1 नेगेटिव के एक ऐड करती है तो 17। 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 16 17। क्लियर। अब देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ क्या बढ़ा है, एंटी बॉन्डिंग का भी 10 है, एंटी बॉन्डिंग पहले 6 थे, अब बढ़ के 7 हो गए। और इसका बॉन्ड ऑर्डर 3/2 यानी कि 1.5। देखो ना पीरो का बॉन्ड ऑर्डर, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, O2 + 1 का 2.5, O2 - 1 का 1.5, लास्ट बच गया O2 2 नेगेटिव। निकालोगे कहां जाएगा अगला इलेक्ट्रॉन, इसी के बाद यहाँ पे अगला सिग्मा स्टार 2p y, तो एंटी बॉन्डिंग एक और बढ़ जाएगा, है ना। तो अभी 10-7 किए थे, अब 10-8 करेंगे, 2/2 बॉन्ड ऑर्डर 1। ये आ रहा है समझ में, पीछे आ रहा है मनीष, मानस, तनीश, हाँ। O2 2 नेगेटिव में 18 इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसका क्या नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक है कि ये पैरा है ना, एक अनपेयर्ड है, और अगला वाला डाई हो जाएगा क्योंकि सारा पेयर हो जाएगा, है ना। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px2 एंड पाई स्टार 2py2। ठीक है, सारे के सारे पेयर, तो डायमैग्नेटिक 10-8/2 2/2 दैट इज 1 बॉन्ड ऑर्डर 1। बॉन्ड ऑर्डर 1। ठीक है, क्लियर है। अभी पहले ऊपर लिखा था तो आपने इसका मैग्नेटिक बिहेवियर निकाल लिया सबका। अभी हमने ऊपर लिखा था कि स्टेबिलिटी और बॉन्ड ऑर्डर में क्या रिलेशन है, ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। अब चारों को अरेंज करेंगे स्टेबिलिटी के फॉर्म में। सबसे कम स्टेबल कौन सा है, तो माइनस में उसमें सारे सेट नहीं रहते, सारे जो स्टार वाले वो फिर O2 2 नेगेटिव में सारे तो फिल हो गए, सिर्फ वो स्टार 2p सेट वाला बचेगा, आखिरी वाला बचा है ना,
वो तो किसी में नहीं भरा रहा है, वो तो हर में खाली है। सबसे ऊपर वाला जो माला है ना वो सब में खाली है। ठीक है, तो बेटर है अगर ये क्वेश्चन आता है ना तो आप हर का डायग्राम मत बनाना, और टाइम टेकिंग हो जाएगा ना, सीधा सा कंफ्यूगेशन लिख के समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ तो अलग बात है, वरना अगर सिर्फ रिलेटिव स्टेबिलिटी निकालने बोला तो आप उनका सबका कंफिगरेशन लिख दो, बॉन्ड ऑर्डर निकालो और बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करो, ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। ठीक है, बाकी मैग्नेटिक बिहेवियर तो अपन निकाल ही दिया, अनपेयर्ड पेयर तो दिख ही रहा है हमको, क्लियर है अक्षर? ठीक है, बस लास्ट वो लिख लेना, सबका बॉन्ड ऑर्डर तो लिख चुके हैं ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर मैं लिखा नहीं, आप लोग लिख लेना, कितना होगा, हाफ n माइनस 8 2/2 यानी कि 1। ठीक है, तो फाइनली स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, वन वन वाला था, वन है, 1.5 है, 2 है, 2.5 है, वन किसका था, O2 2 नेगेटिव सबसे कम स्टेबल है, फिर 1.5 वाला कौन सा था, O2 1 माइनस, फिर O2 1 प्लस, और सॉरी O2 हाँ सॉरी O2 और O2 1। ठीक है, ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर विल बी द, ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फिर डाल लेना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लास्ट टाइप की बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें लिखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। मैं टेस्ट जो लिया था थर्ड चैप्टर का, उसमें एक क्वेश्चन था कि फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो बहुत लोगों ने फ्लोरीन लिखा है, जबकि ऑक्सीजन है उसका आंसर। द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन इज ऑक्सीजन। उसका फ्लोरीन और एक प्रोटीन का 4 होता है हाँ और प्रोटीन सिंपल 3.5 होता है और ऑक्सीजन का हाँ, बट साइज के हिसाब से अगर अपन देखें तो ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, इसलिए वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, okay, so nitrogen, oxygen and fluorine are the highly electronegative element, are the highly electronegative element full stop, when they are attached to a hydrogen atom, when they are attached to a hydrogen atom, when they are attached to a hydrogen atom to form covalent bonds, to form covalent bonds, when they are attached to a hydrogen atom to form कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंबाइन करेगा तो पानी बनाएगा, हाइड्रोजन F के साथ अटैच होगा तो HF बनाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड, जस्ट लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, वैसे ही हाइड्रोजन फ्लोराइड। और जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट होगा तो क्या बनाएगा, अमोनिया NH3। समझ रहे, ये इनके कंपाउंड्स हुए। ठीक है, ओके, दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, comma, the electrons of the covalent bond, the electrons of the covalent bond, the electrons of the covalent bond, ये कहीं शिफ्ट होते हैं ना, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड सुने ना, अपन पढ़े ना, पोलर एंड नॉन पोलर, तो ये कहाँ शिफ्ट होंगे, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, क्या लिखे हैं, the electrons of the covalent bond are shifted towards the more electronegative atom, are shifted towards the more electronegative atom. Full stop.
The partially positive charged hydrogen atom the partially positively charged hydrogen atom, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव मिलता है ना, एक कोवेलेंट बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। द पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम forms a bond with forms a bond with the other more electronegative atom, the other more electronegative atom, the other more electronegative atom, the other more electronegative atom. Good stuff. This bond is known as hydrogen bond. This bond is known as hydrogen bond. This bond is known as hydrogen bond and is weaker than covalent bond. And is weaker than covalent bond. And is weaker than covalent bond. Okay, एग्जाम्पल लिखो यहाँ पे देखना। ये एक HF का मॉलिक्यूल है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड, जहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रही है दोनों के बीच में। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज आपके फ्लोरीन के पास रहेगा और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपके हाइड्रोजन के पास। ऐसा ही एक और HF का मॉलिक्यूल बनाता हूं मैं, ये एक और HF का मॉलिक्यूल है, ये एक और HF का मॉलिक्यूल है। यहां भी सेम चीज होगी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके पास होगा, पार्शियल नेगेटिव इधर, पार्शियल पॉजिटिव इधर और पार्शियल नेगेटिव। देख रहे हो, अब इनके बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड है, बट ये एक पार्शियल नेगेटिव और इस पार्शियल पॉजिटिव के बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, एंड दैट फोर्स, दैट बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। The bond which hydrogen is forming with a more electronegative atom. मतलब हाइड्रोजन दो फ्लोरीन के साथ कनेक्टेड है, एक थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड एंड एक थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो डॉटेड लाइंस मैंने बनाई है ना, इसको कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये सिर्फ छोटे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही होगा। ऐसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन के नीचे वाला क्लोरीन भी है, ऑक्सीजन के नीचे वाला सल्फर भी है और नाइट्रोजन के नीचे वाला फास्फोरस भी है ना। हमने कौन से तीन नाम लिखे हैं? फ्लोरीन, उसके पहले ऑक्सीजन और उसके पहले नाइट्रोजन। ये आपका ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 के पहले पहले एलिमेंट है। और हमें पता है ना कि सब अपने ग्रुप के सबसे पहले एलिमेंट सबसे छोटे होते हैं, नीचे जाते जाओगे तो साइज बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इनके जो नीचे थे फास्फोरस, इसके नीचे सल्फर और इसके नीचे क्लोरीन, तो दे आर आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव, also more electronegative than hydrogen. ये तीनों ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, बट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते। Am I clear? ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन सिर्फ इन तीन के साथ ही बनाता है। तभी एक क्वेश्चन आता है कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट H2S से ज्यादा होता है, इसका कारण वाटर में एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसे, ध्यान देना, ये रहा एक वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, ये एक और वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव टू पार्शियल नेगेटिव, दोनों के कारण आ रहा है ना। अगेन टू पार्शियल नेगेटिव, partial positive and two partial negative। ये रही हाइड्रोजन बॉन्ड, समझ रहे हो? ये तो मैंने सिर्फ तीन मॉलिक्यूल बनाए ना, फिर तीन मॉलिक्यूल थोड़ा होंगे एक ग्लास पानी में, बहुत सारे होंगे, तो इट फॉर्म्स अ केज लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट H2S से ज्यादा होगा। यहाँ पे H2S और H2S के बीच में सिर्फ एक ही अट्रैक्टिव फोर्स है, वो होता है वॉन डेर वाल्स फोर्स, जो हर दो पार्टिकल के बीच में होता है। आप बोल सकते हैं कि वॉन डेर वाल्स फोर्स इज अ काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसा हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या पढ़ते थे अपन 9th क्लास में,
कि कोई भी अगर दो बॉडी है जिनका मास है, दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। तो ये बॉटल भी मुझे अट्रैक्ट कर रही है, मैं भी इस बॉटल को अट्रैक्ट कर रहा हूँ अभी इस वक्त। पर मुझे अर्थ भी अट्रैक्ट कर रहा है, बॉटल को भी अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है। एंड अर्थ हमसे ज्यादा बड़ी बॉडी है ना, तो इसलिए हम अर्थ से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, हम इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। तो ग्रेविटेशन फोर्स हर दो बॉडी के बीच में जितना मास है, जस्ट ग्रेविटेशन फोर्स बहुत वीकेस्ट फोर्स होता है। ठीक है, क्लियर? तो वैसे ही आप बोल सकते हो कि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और वो फोर्स कहलाता है वॉन डेर वाल्स फोर्स। क्लियर है? अगर वो वॉन डेर वाल्स फोर्स थोड़ा वीक होता है तो अपन गैस बोल देते हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है तो अपन उसको लिक्विड बोल देते हैं, और स्ट्रॉन्ग होता है तो अपन उसको सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो याद रखना, यही तीन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और इनके अलावा किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ नहीं बनाएगा। ठीक है, ये तो बात होगी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। अब कितने टाइप की होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर, अभी मत लिखना, मैं लिखाऊंगा, और दूसरी होती है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे अभी अपन ने बनाया कि HF HF के बीच में, H2O और H2O के बीच में, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो गए ना, तो ये कहना है कि इंट्रामॉलिक्यूलर। पहला वाला क्लियर है? इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होगा, आपके खुद एक मॉलिक्यूल में ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, ये आपस में एक दूसरे से थोड़ा सेपरेटेड हो गए डिस्टेंस से। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला देखना, ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हो? ये क्या है? ये आपका बेंजीन रिंग है ना, उसमें दो ग्रुप लगे हुए, एक लगा है OH ग्रुप और दूसरा लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप NO2। ये एक ही कंपाउंड है ना, ये उस कंपाउंड का एक ही मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी का एक और मॉलिक्यूल मैं ऐसा बना देता हूं यहाँ पे, राइट? दोनों एक ही चीज है ना, आया ना? बट इनके आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इनमें कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? विद इन दैट स्ट्रक्चर, विद इन दैट मॉलिक्यूल। पर अगर यही NO2 यहां ना होके इस पोजीशन पर होता ना, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ स्ट्रक्चर, ध्यान देना, वही चीज है, वही कंपाउंड है, बस फर्क क्या कर रहा हूं मैं, अभी यहाँ पे NO2 और OH पास पास में थे, अब मैं NO2 को यहां लगा दूंगा। देख रहे हो? अब क्या होगा, ये वाला OH का H और ये O तो बहुत दूर दूर है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी, बट दो मॉलिक्यूल के बीच में तो बन पाएगी। ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, राइट? और यहाँ पे ये दोनों यही बना ले रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? नीचे वाला है इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है, और ये इंट्रामॉलिक्यूलर, विद इन द सेम मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों जगह बन रही है, बट एक मॉलिक्यूल के अंदर ही बन रही है और एक दो मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है, तभी तो इंटर हो गया। इंटर मतलब दो के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आता है, इसको बोला जाता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। इस पोजीशन को ना ऑर्थो बोलते हैं बेंजीन रिंग में। दिस पोजीशन, अगर कोई दो ग्रुप पास पास लगे हुए हैं ना, तो उसके लिए ऑर्थो वर्ड यूज करते हैं, ऑर्थो। और अगर दो ग्रुप ऑपोजिट में लगे हुए तो उसके लिए अपन पैरा वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और ऑर्थो वाले का कम होता है, उसका कारण क्या है? ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड एक्स्ट्रा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में थोड़ी ना, बट यहाँ पे तो दोनों मॉलिक्यूल के बीच में ना, तो ये जल्दी से इसको छोड़ेगा नहीं, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा है। ठीक है, चलो एक डेफिनेशन लिखना हाइड्रोजन बॉन्ड की, और एग्जांपल के लिए पहले ये बना लो HF का डायग्राम। HF बना लो ऊपर वाला, ये वाला एग्जांपल। चाहो तो वाटर भी बना सकते हो, दूसरा एग्जांपल। डिनोट करते हैं अपन डॉटेड लाइन, ठीक है? तब तो फर्क समझ में आया ना कि डॉटेड कोवेलेंट बॉन्ड कौन सी और हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सी।
वरना आप समझ नहीं पाओगे कोवेलेंट कौन से हाइड्रोजन कौन से। ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव जरूर लिखना ना चार्जेस। कोई भी एक एग्जांपल बना दो, ठीक है। नीचे लिखना in the above structure in the above structure in the above structure hydrogen bond act as the bridge between in the above structure hydrogen bond acts as a bridge between acts as a bridge between two atoms। दो एटम की बीच का ब्रिज है between two atoms which holds one atom by covalent bond which holds one atom by covalent bond which holds one atom by covalent bond and the other by hydrogen bond and the other by hydrogen bond and the other by hydrogen bond। So it is represented by dotted lines is represented by dotted lines, ठीक है। और एक शॉर्ट में डेफिनेशन एक और लिखना, ऊपर तो बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखने में समझा के एक शॉर्ट में डेफिनेशन लिखना। हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज hydrogen bond can be defined as hydrogen bond can be defined as the attractive force hydrogen bond can be defined as the attractive force which binds hydrogen atom of one molecule which binds hydrogen atom of one molecule which binds hydrogen atom of one molecule with the electronegative atom और ब्रैकेट में पीओ का सिंबल लिख लो कि यही तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हर बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकते हैं ना, सारे नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, पर हमें सिर्फ तीन से मतलब है ना, O, F, N, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज of same or another molecule ऐसा क्यों लिखवाया मैंने? इंटर और इंट्रा, अनदर मॉलिक्यूल होगा तो इंटर और सेम मॉलिक्यूल होगा तो इंट्रा, समझ रहे ना। चलो एक हैंड डालो, इसी में ही सब हेडिंग टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फर्स्ट लिखना इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फर्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइफन लगा के बस एक लाइन लिख लेना, इन्वॉल्विंग टू और मोर मॉलिक्यूल्स, इन्वॉल्विंग टू और मोर मॉलिक्यूल्स, इन्वॉल्विंग टू और मोर मॉलिक्यूल्स, इन्वॉल्विंग टू और मोर मॉलिक्यूल्स। एंड सेकेंड लिख लो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइफन डाल के विद इन द सेम मॉलिक्यूल, हाइफन डाल के बस विद इन द सेम मॉलिक्यूल, विद इन द सेम मॉलिक्यूल। एग्जांपल के लिए बना दो दिस वन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल,
नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो नीचे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। सिर्फ ये बनाना ना, इतना ही एग्जांपल के लिए। नीचे तो मैंने आपको उसी मॉलिक्यूल में थोड़ा अलग स्ट्रक्चर बना के दिखाया कि इसमें इंटर होता है, ऊपर इंट्रा होता है, ठीक है। नीचे बनाओगे तो वो इंटर का एग्जांपल है, ठीक है, हमें क्लियर। तो ये बॉक्स के अंदर जो बना ना, ये आपका इंट्रा का एग्जांपल, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड एक मॉलिक्यूल के अंदर ही बन रही है, क्योंकि वो दोनों पास पास में, ठीक है। एप्लीकेशन लिखना, कुछ एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो दो मैंने बताया ना कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, इन दोनों में नीचे वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है ना, क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ऑफ वाटर, हाइफन डाल के लिखना। वाटर हैज द लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट, water has the lowest molecular weight, water has the lowest molecular weight among the hydrides of, among the hydrides of, among the hydrides of group 16, among the hydrides of group 16। देखो वॉन डेर वाल फोर्स ना मास पे डिपेंड करता है। अगर दो छोटे छोटे एटम है तो उनके बीच का वॉन डेर वाल फोर्स कम होगा, अगर दो बड़े बड़े एटम है तो उनका वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ऐसे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स में मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना आपका फोर्स, m1 m2 upon r² इस टाइप का पढ़ते थे, F equals to g m1 m2 upon r²। मतलब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मास पे डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। यहाँ भी वॉन डेर वाल फोर्स आपके मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 का मतलब क्या है, ग्रुप 16 में क्या क्या लाइक करेगा, आपका ऑक्सीजन है, सल्फर है जो अपन जानते हैं, नीचे एक और एलिमेंट आता है सेलेनियम Fe, ठीक है। अब इन तीनों जब हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाएंगे तो क्या क्या बनाएंगे, H2O, H2S, H2Ac, इस टाइप के बनाएंगे। ये तीनों क्या कहलाएंगे, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 आयन, बोल सकते हैं हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, ठीक है। अब इन तीनों में सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट इसी का है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा ना, तो सल्फर का एटॉमिक वेट ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, सल्फर का 32 होता है, सेलेनियम का और ज्यादा होगा। उसके बावजूद भी, सबसे कम वेट होने के बावजूद भी H2O का बॉइलिंग पॉइंट बाकी हाइड्राइड से ज्यादा है, तो रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यही लिखे आप लोग, क्या क्या लिखे पूरा, कि वाटर हैज द लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, क्या तो लिखे, yet it has the highest boiling point, yet it has the highest boiling point due to intermolecular hydrogen bonding, due to intermolecular hydrogen bonding, due to intermolecular hydrogen bonding। ठीक है, एक पॉइंट और लिखो, ice has less density than water, ice has less density than water, ice has less density than water because in ice, ये तो अपन 9th क्लास में पढ़ते हैं ना कि आइस सॉलिड है, उसके बावजूद भी वो फ्लोट होता है वाटर में, तो कारण का उसका वॉल्यूम है कि आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। अब अपन पढ़ेंगे कि वॉल्यूम ज्यादा हुआ क्यों, बिकॉज अंदर केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है पिंजरा जैसा, दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है।
तो बिकॉज इन आइस hydrogen bonding takes place. Hydrogen bonding takes place. Hydrogen bonding takes place, which gives ice a cage-like structure. Which gives ice a cage-like structure. हाँ, बट उसके अट्रैक्टिव फोर्स और इसमें ज्यादा होगा, वॉल्यूम का फर्क पड़ेगा. ठीक है, cage-like structure, because of which its volume increases. Because of which its volume increases. Because of which its volume increases, and hence density decreases. And hence density decreases. ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट लिखना, ये वाला ऑर्थो और पैरा वाला. देखो इसमें थर्ड पॉइंट, volatile character of nitrophenols. Volatile character of nitrophenols. Volatile character of nitrophenols. हाइफन डाल के लिखो इसमें. ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, O डैश नाइट्रोफिनॉल्स. ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल is more volatile. is more volatile का मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना, तभी तो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगी. वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो इवेपोरेट हो सकता, और मोर वोलेटाइल है मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इससे जल्दी इवेपोरेट हो रही है. ठीक है, इस मोर वोलेटाइल ब्रैकेट में लिखना पीपी, लिख लो पीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, पीपी हाइफन डाल के 214 डिग्री सेल्सियस. 214 डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट क्लोज. as compared to para, as compared to para nitrophenol. As compared to para nitrophenol. Okay, this is because of intramolecular hydrogen bonding in orthonitrophenol. This is because of intramolecular hydrogen bonding in orthonitrophenol. इंट्रा, हाँ, इससे तो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है. उल्टा भी लिख सकते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पैरानाइट्रोफिनॉल. क्योंकि अपन ऐसा लिखे कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि उसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर नहीं बनती. ठीक है, चलो लास्ट एक टॉपिक लिखना चैप्टर का, फैजन्स रूल. FAJAN apostrophe S, Fajans rule. Fajans rule. जब हमने दो टाइप की बॉन्ड पढ़ी है, और ऐसे चार टाइप की बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवेलेंट, कोवेलेंट, बीच में कोऑर्डिनेट पढ़े थे, और आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी. ठीक है, कोवेलेंट में हमने ये पढ़ा था, ध्यान देना, कोवेलेंट में हमने क्या पढ़ा था कि कोवेलेंट दो टाइप की होंगी, एक पोलर और एक नॉन पोलर. जबकि हमें पता है कि कोवेलेंट में तो शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का, तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा. पॉजिटिव नेगेटिव सिचुएशन तभी आती है जब कोई इलेक्ट्रॉन पूरा लूज कर जाए या किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तब वो लूज करने वाले को पॉजिटिव मिलेगा और गेन करने वाले को नेगेटिव. बट यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस था, इसलिए कुछ कोवेलेंट बॉन्ड आपकी पोलर हुई, राइट, और कुछ कोवेलेंट बॉन्ड आपकी नॉन पोलर. यहाँ दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना, Cl, इसलिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो इट हैज गॉट जीरो आयनिक कैरेक्टर. क्या बोलेंगे, जीरो आयनिक कैरेक्टर. बट इसका कुछ आयनिक कैरेक्टर है ना, मतलब ये बोल सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एम आई क्लियर?
दो एटम के बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उतना ज्यादा वो कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक नेचर की। तो बोलो समझ में आ रहा है? इन दोनों में ज्यादा कोवेलेंट कौन है, ज्यादा आयनिक कौन है? ये ज्यादा कोवेलेंट है, ये ज्यादा आयनिक। मतलब H2O is more ionic than Cl2. Both are covalent compound, but दोनों में आयनिक कैरेक्टर होता है। इसमें ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है, इसमें कम है। तो ऐसे तो बिल्कुल आयनिक कैरेक्टर नहीं है, बट कंपेयर करूंगा तो इसमें ज्यादा, इसमें नहीं। हमें क्लियर? तो आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। हमें क्लियर? ठीक है, एनसीईआरटी रखो आप इसको। हाँ, पर ये फैशन रूल नहीं है, ये तो मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर बता रहा हूं। कोवेलेंट बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर जो अपन पढ़े हैं, पोलर नॉन पोलर। जो पोलर होंगे उसमें आयनिक कैरेक्टर होगा, जो नॉन पोलर होंगे उनमें आयनिक कैरेक्टर नहीं होगा। ठीक है, बट फैजन्स रूल डील विद ऑपोजिट थिंग। आयनिक बॉन्ड का भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, जबकि आयनिक बॉन्ड में तो मैंने इलेक्ट्रॉन पूरा दे दिया था इसको। मैं एक मेटल था, मैंने अपना इलेक्ट्रॉन एक नॉन मेटल को दे दिया था, तो मुझे फुल पॉजिटिव मिला था और इसको फुल नेगेटिव मिला था। याद आ रहा है? यही तो आयनिक बॉन्ड था ना। तो उसको तो प्योरली आयनिक होना चाहिए, क्योंकि वहां पे तो आयन्स है, फुल पॉजिटिव फुल नेगेटिव है। बट उस आयनिक बॉन्ड का भी कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। मतलब मैं अपना इलेक्ट्रॉन इसको देने के बाद भी खींचने की कोशिश कर लूंगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इसको कहते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। अभी क्या बोल रहे थे? आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट। कुछ बोल रहा है क्या कोई? विप्लव, रीमा? नो सर। तो ये था आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। बट हमें फैजन्स रूल में क्या पढ़ना है? फैजन रूल ये बताते हैं कि कौन सी बॉन्ड ज्यादा कोवेलेंट है। आयनिक आयनिक बॉन्ड्स का भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। अब ये क्यों होता है ध्यान देना। मान लो ये आपका Na है और ये C है, ठीक है। Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया था ना, आया ना? इससे Na बन गया Na पॉजिटिव और Cl बन गया Cl नेगेटिव। जब तक Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से दूर था ना, तब तक Cl नेगेटिव का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था ना, वो सिमेट्रिकल, ठीक है। पर जैसे ही Na पॉजिटिव उसके पास आया, अभी पॉजिटिव है ना, ऑब्वियसली वो एक नेगेटिव क्लाउड को खींचेगा। पहले ये Cl था, अभी Cl माइनस हो चुका है और अब Na प्लस हो चुका है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे जब दोनों पास आएंगे कंपाउंड बनने के लिए, तो Na पॉजिटिव जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर देगा। मतलब अब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल ना होकर थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन। और इसी को कहते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। समझ आ रहा है? तो ये आयनिक बॉन्ड बिकॉज Na ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, बट बाद में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट भी करे तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाता है ना। क्लियर? फैजन्स रूल यही बताते हैं कि हम कौन कौन से फैक्टर्स को देखेंगे टू डिटरमाइन द कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड क्लियर है? ठीक है, लिखना इसके बारे में। This rule predicts whether a this rule predicts whether a chemical bond will be covalent or ionic. Covalent or ionic. यहाँ पे एक टर्म यूज करेंगे अपन, पोलराइजिंग। पोलराइजिंग का मतलब क्या होता है? पोल्स क्रिएट करना, उसको पोलराइज कर देना। पहले ये क्लाउड सिमेट्रिकल था ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके आजू बाजू था वो सिमेट्रिकल था, पर सोडियम के पास आने से उसका क्लाउड डिस्टॉर्ट हो गया, क्योंकि सोडियम ने उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट किया। सोडियम पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिव था, तो ऑब्वियसली वो सोडियम का पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इसी को कहते हैं कि सोडियम आयन ने क्लोराइड आयन को पोलराइज कर दिया।
है क्लियर? जब तक क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन काउंट था वो सिमेट्रिकल था ना, तब तक वो अनपोलराइज्ड था। पर जब जैसे ही सोडियम आयन उसके पास आया, सोडियम आयन ने क्लोराइड आयन को पोलराइज कर दिया। है क्लियर? अब इसका पोलराइजिंग पावर, ये इसका पावर क्या लगेगा ना कि कितना जल्दी या कितना तेजी से उसने उसको पोलराइज किया, है ना? इसको कहेंगे पोलराइजिंग पावर। और वो ऑब्वियसली जितना ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? 2 पॉजिटिव है या 3 पॉजिटिव है तो वो और ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, कंपेयरिंग टू 1 पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई 2 पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन है तो वो और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, 3 पॉजिटिव वाला और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो एक कंडीशन ये होती है कि ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन ग्रेटर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर, उतना ज्यादा पावर से वो अपने एनायन को पोलराइज करेगा। क्लियर? तो ये पोलराइज हो रहा है और इसके पास पोलराइजिंग पावर, समझ रहे हो? मेरे पास पोलराइजिंग करने का पावर है और मैं इसको पोलराइज कर रहा हूं। द एनायन इज गेटिंग पोलराइज्ड एंड द कैटायन इज पोलराइजिंग इट। तो कैटायन के पास पोलराइजिंग पावर होता है। ठीक है? तो कुछ वर्ड्स अपन लिखते हैं इस चीज को, नीचे लिखना, एक समय डालना, मतलब एक डेफिनेशन एक लिखता हूं, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर इसमें हाइफन डाल के लिखो, इट इज द एक्सटेंट टू विच, it is the extent it is the extent to which it is the extent to which a cation can polarize an anion. It is the extent to which it is the extent to which a cation can polarize a anion. An anion, sorry, an anion particle, an anion. ठीक है? Full stop. It is proportional to charge density. It is proportional to charge density. डेंसिटी अपन पढ़े हैं नॉर्मल वाला डेंसिटी, ये चार्ज डेंसिटी। नॉर्मल वाला डेंसिटी क्या होता था? मास अपॉन वॉल्यूम ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना डेंसिटी। जब मैं चार्ज डेंसिटी बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ब्रैकेट में चार्ज डेंसिटी यहाँ लिखियो ना, वही ब्रैकेट में लिख लो, चार्ज अपॉन डेंसिटी। पूरा डेफिनेशन नहीं लिख पा रहा हूँ कि चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन डेंसिटी ऑफ द एटम। ठीक है? तो आप खुद ब्रैकेट में लिख लो, चार्ज अपॉन डेंसिटी। हाँ सॉरी, वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी के ब्रैकेट में क्या लिखिए? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। दैट इज पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, साइन बना लो ना, पोलराइजिंग पावर directly proportional to charge density. Charge density. Charge density. ये कब यूज आएगा मैं बताता हूं आपको, ध्यान देना इधर। NaCl is lithium chloride, NaCl is sodium chloride, KCl is potassium chloride। तीनों एल्कली मेटल्स है ना, याद है? एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 के एलिमेंट्स पढ़े ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, याद है? रीना की रफ से फरियाद। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों का चार्ज तो +1 ही है ना, आया ना? तो इसका मतलब ये तो ना कि तीनों का पोलराइजिंग पावर सेम होगा, साइज तो अलग अलग है ना। लिथियम का साइज ये है समझ लो, सोडियम का साइज ये है समझ लो, और पोटेशियम का साइज ये रहा। चार्ज सबका +1 +1 +1 है ना, तो चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा है? जल्दी बताओ, चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है? हाँ कैसे? पोटेशियम। चार्ज अपॉन चार्ज डेंसिटी, अपने मतलब क्या बोलते हैं? चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। जिसका वॉल्यूम बड़ा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी कम नहीं होगी। कैसे कर रहे हो? अभी तो अपन बात किया था कि आइस का वॉल्यूम बड़ा हो गया था तो उसकी डेंसिटी कम हो गई थी, इसलिए वो तैर रहा है पानी में। डेंसिटी मतलब आप ये समझते हो भार, वॉल्यूम जितना कम होगा डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी।
और वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतनी कम होगी। है ना क्लियर? तो इस हिसाब से चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है? अरे लिथियम का वॉल्यूम कम है ना, तो डेंसिटी ज्यादा नहीं होगी। आया? हाँ, अभी अपन ने क्या लिखा था? पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। तो अभी तीनों में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा? NiCl। ऐसे क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। आपको दे देगा 4-5 कंपाउंड्स, आपको बोलेगा इनमें और तो सारे कंपाउंड्स आयनिक होंगे, ये तीनों आयनिक कंपाउंड्स, और आपको बोलेगा कि इसको अरेंज करो इन द ऑर्डर ऑफ देयर कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर के हिसाब से आप इनको अरेंज करोगे। अब कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब यही हुआ कि किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। तीनों में देखो एनायन तो सेम है ना, क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड, बस कैटायन अलग अलग है। अब कैटायन की पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, उतना ज्यादा वो खींचेगा ना। खींचना मतलब शेयरिंग टाइप का हो रहा है, और शेयरिंग किसमें होती है? कोवेलेंट बॉन्ड। अभी तो कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड बोल रहे हैं। आपने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया था तो क्यों खींच रहे हो? मतलब वो तो एक शेयरिंग टाइप का हो गया ना, कि उसके पास भी और आप खींच भी रहे, मतलब आप भी लेना चाह रहे हो उसके पास भी, मतलब शेयरिंग हो गया। So that is what is meant by covalent character in ionic bond। और ये डिपेंड करेगा आपके एटम, आपके कैटायन के साइज के ऊपर। देखो कैटायन जितना छोटा होगा ना, उसका चार्ज डेंसिटी उतना ज्यादा होगा। देखिए अभी कैटायन जितना छोटा होगा, चार्ज डेंसिटी उतना ज्यादा होगा। उसके अलावा चार्ज पे भी डिपेंड करेगा। जैसे भी मैंने पीछे बताया कि 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव वाला, तो 3 पॉजिटिव वाला ज्यादा पोलराइजिंग पावर वाला होगा, तो उस केस में 3 पॉजिटिव तो आप ज्यादा पोलराइजिंग पावर वाला बोलोगे इन कंपैरिजन टू 1 पॉजिटिव। पर या तो तीनों 1 पॉजिटिव थे ना, इसलिए अपन ने साइज कंपेयर किया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर तीनों कैटायंस के चार्ज सेम है, देन कंपेयर देयर साइज। ठीक है? अगर तीनों के साइज सेम है, देन कंपेयर देयर चार्ज। एग्जैक्टली तो सेम नहीं होंगे साइज, बट अगर थोड़ा भी साइज डिफरेंस है ना, तो हम चार्ज को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, मैं भी लिखवाऊंगा आप लोगों के केसेस सारे। ठीक है, ये पोलराइजिंग पावर समझ में आ गया ना, कि पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। जिसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा, उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा। चार्ज डेंसिटी किसका ज्यादा होगा? जो छोटा होगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम, डेंसिटी ज्यादा। ठीक है, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसलिए डेंसिटी कम। ठीक है? एनायन चेंज कर हाँ मैं बताऊंगा, कोई चीज बोल रहा हूँ। एनायन भी छोटा बड़ा होगा तो क्या होगा, कर लिखेंगे उसको। ठीक है, ओके, ये ठीक है। फुल स्टॉप। मोर द चार्ज डेंसिटी ग्रेटर इज द पोलराइजिंग पावर। तो ऊपर लिख लो ना सिंबल के फॉर्म में प्रोपोर्शनल करके, इसी का मीनिंग लिखवा रहा हूँ। मोर द चार्ज डेंसिटी ग्रेटर इज द पोलराइजिंग पावर। ठीक है, एक और टर्म लिखना, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी, ये तो पोलराइजिंग पावर हो गया जो कैटायन के पास होता है, और पोलराइज कौन हो रहा है? एनायन। पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी, POLARIS लिखना, and then ability। Polarizability हाइफन डाल के लिखो। It is the extent to which, it is the extent to which, it is the extent to which an ion can be polarized. It is the extent to which an ion can be polarized. Full stop। और पोलराइज कौन हो रहा है? एनायन ना। ठीक है, full stop। Polarization is the distortion of, polarization is the distortion of, polarization is the distortion of, polarization is the distortion। कौन डिस्टॉर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है ना? Distortion of a spherically symmetric electron cloud। Polarization is the distortion of a spherically symmetric electron cloud। Spherically symmetric, spherically symmetric electron cloud to an unsymmetric
cloud to an unsymmetric cloud. ठीक है, फाइजन रूल है क्या, अभी तक लिखेंगे अभी तो सिर्फ अपन पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है और पोलराइजिंग पावर क्या होता है ये लिखेंगे, है ना। मेन पोस्टुलेट्स, अगला अगला लाइन लिखना, मेन पोस्टुलेट्स ऑफ Paget's rule are, main postulates of Paget's rule are, main postulates of Paget's rule are, first point, size of the ion, size of the ion, size of the ion, size of the ion, हाइफन डाल के लिखो इसमें, smaller the size of cation, smaller the size of cation, smaller the size of cation, comma, the larger the size of anion, cation छोटा, anion बड़ा। देखो एनायन बड़ा होने से क्या होगा, इसका जो आखिरी शेल होगा वो न्यूक्लियस से दूर होगा ना, तो दूर रहेगा तो मतलब न्यूक्लियस की ज्यादा पकड़ के नहीं है वो, इसका मतलब कैटायन उसको आसानी से खींच सकता है आयन। और कैटायन छोटा तो अभी अपन देखेंगे, कैटायन छोटा होगा तो उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ये दोनों ही फैक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर को बढ़ाएंगे। आप ऐसे समझो कि अक्षत ने इलेक्ट्रॉन को लूजली पकड़ के रखा है और मैं भी साइज में छोटा हूं तो मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या मेरा चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो ये दोनों ही फैक्टर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड और जल्दी पोलराइज होगा, समझ रहे हैं। हाँ, अगर अक्षत ने भी उसको टाइट पकड़ के रखा होता और मैं भले छोटा हूं तब थोड़ी तो मुश्किल होती ना मुझे उसको पोलराइज करने में, पर यहाँ तो वो भी लूजली छोड़ के रखा है और मैं तो खींचने बैठा ही हूँ, समझ रहे हैं। मैं तो अपना काम करूंगा, पर अगर अक्षत ने टाइट पकड़ के रखा है तो मुझे उसको पोलराइज करने में थोड़ी दिक्कत होगी, पर अगर अक्षत ने भी लूज पकड़ के रखा है तो मैं आराम से उसको पोलराइज कर दूंगा। और लूज कब होगा, जब साइज बड़ा होगा, साइज छोटा है तो न्यूक्लियस पास है ना इलेक्ट्रॉन के, तो वो अट्रैक्ट करके रखेगा, तब मुझे थोड़ी डिफिकल्टी होगी, समझ रहे हैं। तो ये दोनों ही फैक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर को बढ़ाएंगे। हाँ यार, कैटायन का छोटा होना और एनायन का बड़ा होना, कैटायन का छोटा होना, एनायन का बड़ा होना, ठीक है। तो क्या लिखे हो, smaller the size of cation, comma, the larger the size of anion, comma, greater is the covalent character of ionic bond, greater is the covalent character of ionic bond। ये लाइन क्लियर है सबको? हाँ पक्का 100%, ठीक। आप लोगों को समझ में आ रहा है रीमा एंड विप्लव? यस ओके, सेकंड पोस्टुलेट, द चार्ज ऑफ कैटायन, ये तो मुझे आप लोग बता सकते, चार्ज ऑफ कैटायन क्या बोलते हैं? ग्रेटर द चार्ज ऑफ कैटायन ग्रेटर विल बी its polarizing power, तो बताएं, देख लो, ग्रेटर द चार्ज ऑफ कैटायन, ग्रेटर द चार्ज ऑफ कैटायन, greater the charge of cation, comma, greater is the covalent character of ionic bond, greater is the covalent character of ionic bond, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट लिखना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मान लो दो एटम का साइज भी लगभग सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और चार्ज भी सेम है, तो आप कैसे पता करोगे कि किसका ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा कैटायन में? ठीक है, हाइफन लगा के लिखना, फॉर कैटायन विथ सेम चार्ज एंड साइज, for cations with same charge and size, for cations with same charge and size, the one with n-1 dn ns0
configuration, ब्रैकेट में लिखना ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट ही तो है ना, ये डी ब्लॉक का है ना, n-1 डी भर रहे हैं मतलब वो डी ब्लॉक का है, ठीक है। तो क्या लिखे, n-1 डी एन एन एस 0 और ब्रैकेट में ट्रांजिशन एलिमेंट ब्रैकेट क्लोज, हैव ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर, have greater covalent character, have greater covalent character than the cation with, then the cation with, then the cation with NH2 NP6 configuration, NH2 NP6 configuration, ब्रैकेट में alkali और alkaline metal। This is because of, एक लाइन लिखो थोड़ा समझाता हूं इसका मतलब। This is because of poor shielding effect of, this is because of poor shielding effect of, poor shielding effect of d orbital, d orbital। shielding effect याद है, पढ़ाया हो आप लोगों ने, किसमें पढ़े थे तुम shielding effect? आयनाइजेशन पोटेंशियल में पढ़े थे ना shielding effect। ध्यान देना इधर, फिर से एक बार देखो जिनको नहीं याद आ रहा shielding effect क्या होता है। shielding effect का मतलब क्या है, कोई एक इनर ऑर्बिट एक आउटर ऑर्बिट को थोड़ा सा रिपेल कर देगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें भी इलेक्ट्रॉन इसमें भी। मान लो ये न्यूक्लियस है, ये रहा एक इनर ऑर्बिट और ये रहा एक आउटर ऑर्बिट, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इनको रिपेल कर देंगे तो साइज तो बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली एटम का बढ़ेगा ना साइज, और ये इलेक्ट्रॉन ना इस न्यूक्लियस के बाउंडेशन से थोड़े से दूर भी हो जाएगा। इसको कहते हैं इन्होंने इनका प्रोटेक्शन किया न्यूक्लियस से, शील्ड किया। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? बट जनरली ये शील्डिंग इफेक्ट डी वालों का थोड़ा सा लेस होता है, लेकिन डी के बाद जो अगला ऑर्बिट चालू होगा ना उसमें और आपके अगले ऑर्बिट तक फासला ज्यादा होता है, डिस्टेंस ज्यादा होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल नहीं कर पाता। इसलिए हम कहते हैं कि डी का शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा सा पुअर है। अब अगर ये डी है मान लो और ये इसके बाद वाला एस है, ये मान लो 3d है, ये 4s है, तो 3d के इलेक्ट्रॉन्स 4s को नहीं बचा पाएंगे न्यूक्लियस से, मतलब रिपेल नहीं कर पाएंगे। तो उसके कारण क्या होगा कि इसका साइज छोटा हो जाएगा। शील्डिंग के कारण साइज बढ़ रहा है, बट अगर शील्डिंग पुअर है, मैं अगर इसको नहीं बचा पा रहा हूं, हाँ, तो ये इन लोग इसको खींच रहे, समझ रहे, इसको मारने आए, मैं इसको बचा रहा हूँ, पीछे कर रहा हूँ, इन लोगों को बचा रहा हूँ ना, इसका एक तरह से ढाल हो गया ना उसकी। और अगर मेरा शील्डिंग इफेक्ट पुअर हुआ तो ये लोग इसको खींच रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो शील्डिंग इफेक्ट अगर अच्छा है तो साइज बड़ा होगा, पर डी वाले का तो शील्डिंग इफेक्ट पुअर है तो साइज छोटा हो जाएगा। और अगर कैटायन छोटा हुआ तो पोलराइजिंग पावर अच्छा होगा और फिर इसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। अब एक बार रीड करो ये पॉइंट। अगर दो कैटायन हैं having same charge and almost same size, तो उस केस में जिसका कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप का होगा ना डी वाला, उसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने के कारण उसका साइज बड़ा रहेगा पर छोटा रहेगा, और छोटा होने के कारण उसका पोलराइजिंग पावर अच्छा होगा, क्योंकि छोटा होने के कारण चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। छोटा होने के कारण चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, और चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये थर्ड पॉइंट को समझने के लिए फर्स्ट पॉइंट भी पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, और यहाँ पे पुअर शील्डिंग के कारण कैटायन का साइज छोटा हो गया, और कैटायन का साइज छोटा हुआ इसलिए उसका पोलराइजिंग पावर बढ़ गई। Am I clear? ठीक है, तो एक बस एक टेबल बना रहा हूँ फाइनल, उसको लिख के अपन एंड करते हैं आज का क्लास। ये समराइज होगा पूरा, क्योंकि देखना Faison rules can be summarized as, Faison rules can be summarized as
कैन बी समराइज्ड एज Parsons rules can be summarized as अभी अपन ने कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक देखी ना, इसके लिए क्या क्या चाहिए मुझे, कैटायन स्मॉल होना चाहिए, आया ना, एनायन लार्ज होना चाहिए, अभी तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ नहीं रखेगा ना, एनायन लार्ज होना चाहिए, और कैटायन का चार्ज लार्ज होना चाहिए, लार्ज चार्ज। समझ रहे हो जो तीनों लिखा हूं मैं, है ना। अब दूसरी तरफ ये जो लिखा है ना राइट हैंड साइड वाला, ये क्या है, आयनिक बॉन्ड का कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक बॉन्ड का कोवेलेंट कैरेक्टर। और तीनों चीजें जो लिखा होगा ये तीनों हाई कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक को प्रमोट करते हैं। कैटायन जितना छोटा होगा बॉन्ड उतनी कोवेलेंट होगी, एनायन जितना बड़ा होगा बॉन्ड उतनी कोवेलेंट होगी, और कैटायन का चार्ज जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतनी कोवेलेंट। तो ये तीनों ही चीजें इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जल्दी डिस्टॉर्ट करेंगी। कैटायन छोटा होगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, जल्दी खींचेगा, जल्दी पोलराइज करेगा सामने वाले एनायन को। एनायन खुद भी बड़ा है तो अच्छे से पकड़ के नहीं रखा होगा इलेक्ट्रॉन को, तो जल्दी खींचा जाएगा। और अगर कैटायन का चार्ज ज्यादा है तो सोचना ही नहीं कि 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली 3 पॉजिटिव वाला ज्यादा जल्दी पोलराइज करेगा। कैन आई क्लियर? एनायन का चार्ज उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसको फर्क यहाँ पड़ेगा एनायन के चार्ज से। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर। इसके लिए लिखना कैटायन लार्ज होना चाहिए, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। एनायन स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि एनायन स्मॉल होगा तभी तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। देखो आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड कैसे करेंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा ना उतना ज्यादा वो बॉन्ड आयनिक होगा। एम आई क्लियर? ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या था, डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। चार्ज ज्यादा होगा तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा ना, ज्यादा ना। ये कोवेलेंट बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट पड़े थे, ठीक है। तो लार्ज कैटायन, स्मॉल एनायन। स्मॉल एनायन का मतलब होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। अभी फ्लोरीन सबसे छोटा है ना, इसलिए फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। और यहाँ पे स्मॉल चार्ज, स्मॉल चार्ज, क्लियर है? तो ये आपका पूरा फैजल्स रूल का समराइज हो गया, ठीक है। बेसिकली फैजल्स रूल इससे डील करता है ना, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। और ये जो लिखा है ये आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हम पढ़ चुके थे पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स में, बट ये आज हमने पढ़ा है कि कैसे एक आयनिक बॉन्ड का भी कोवेलेंट कैरेक्टर। पर जब मैं कोवेलेंट कैरेक्टर बोलूं तो उसका मतलब क्या हो कि जो इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया उसके बाद भी मैं उससे ले रहा हूं, मैं तो छोड़ दिया है तो इलेक्ट्रॉन, तो मैं उससे वापस क्यों ले रहा हूं, मतलब वो मैंने उसका सिमेट्रिकल क्लाउड डिस्टॉर्ट कर दिया। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय पोलराइजेशन। और पोलराइजिंग पावर इनमें डिपेंड करेगा, जितना छोटा कैटायन उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर, जितना बड़ा एनायन उतनी जल्दी से वो एनायन पोलराइज हो जाएगा, और कैटायन का चार्ज जितना ज्यादा उतना ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर, ठीक है। जैसे ये चैप्टर खत्म होता है, अब नेक्स्ट क्लास से रेडॉक्स रिएक्शन चालू करूंगा मैं, ठीक है। ये वाले चैप्टर को रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, इससे कुछ